भाई लोगों? बताते भी नहीं जल्दी। अरे चलो। तो yeah, today we learn about action filters. तो आज हम देखेंगे what is action filters, so why action filters, types of action filters. So we are calling it as an action filter, but उसको लोग filters भी बोलते हैं. So filters, ठीक है. So types of action filters. Then we'll go for the built-in filters. So let's start. What is action filter? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना. और कोड में ये एज इट इज है. इसको लोग फिल्टर भी बोलते हैं. सो व्हाट इज एक्शन फिल्टर और फिल्टर? एक्शन फिल्टर आर द एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स होता है. सो ये एट्रीब्यूट्स होता है. इट कैन बी बिल्ट इन. तो कैन बी बिल्ट इन हो सकता है, या फिर यूजर डिफाइंड भी हो सकता है. कैन बी अप्लाई ऑन एक्शन. सो कुछ हम एक्शन पर लगा सकते हैं. और कंट्रोलर पर भी लगा सकते हैं. यूज टू एक्सक्यूट some code before execution of action or after execution of action. तो एक्शन फिल्टर्स क्या है? एट्रीब्यूट्स है. और उन कहाँ पर लगाते हैं? एक्शन के ऊपर लगाते हैं. सो एक्शन फिल्टर्स आर द एट्रीब्यूट्स एंड दोस वी कैन अप्लाई ऑन द एक्शन और कंट्रोलर. वो बिल्ट इन भी होता है या यूजर डिफाइंड भी होता है. It can be applied on the action or controller used to execute some code before execution of action. इससे हम कुछ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले या बाद. तो बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन. तो कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? एक्शन. So action filters are the attributes built in or user defined, can be applied on the action or controller used to execute some code before execution of action or after execution of action. ठीक है. तो उसको बेसिकली क्या लेंगे? एक्शन फिल्टर. उसको बेसिकली बोलेंगे एक्शन फिल्टर. उसको बेसिकली बोलेंगे एक्शन फिल्टर. तो एक्शन फिल्टर जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम एक्शन पर लगाता है. तो दो बेसिकली दूसरे लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे? इट विल हेल्प यू टू राइट सम लॉजिक और हेल्प यू टू एग्जीक्यूट सम लॉजिक. तो प्री एंड पोस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन. तो एक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले या एक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद अगर आपको कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करना है तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग. So we can say help to execute some logic pre and post execution. तो pre और post execution के बाद, तो पहले और बाद में कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करना, उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. It will help you to execute some logic pre and post execution. ठीक है. So there are many, or we can say, so why action filters? Action filter की यूज करें. So action filters की यूज करें. So action filters are very suitable or useful in repetitive tasks. तो अगर कोई भी रिपीटेटिव टास्क है आपके पास तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सो एक्शन फिल्टर. सो रिपीटेटिव टास्क दैट यू वांट टू that you want to execute before execution of action or after execution of action. The action filters क्या है basically? So action filters are useful in executing repetitive tasks or code that you want to execute before execution of action or after execution of action. Action execute होने से पहले या बाद में कोई repetitive task या code आपको execute करना तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? Action. ठीक है. So it is useful in repetitive tasks or code that you want to execute before execution of action or after execution of action.
ठीक है, तो बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्शन, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फिल्टर्स. नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिल्टर्स. तो अलग अलग टाइप्स के फिल्टर्स है. सबसे पहला जो कैटेगरी है टाइप है वो है ऑथराइजेशन फिल्टर. नाउ ऑथराइजेशन फिल्टर के अलावा सो वी कैन हैव द एक्शन फिल्टर्स. एक्शन फिल्टर्स के अलावा वी हैव द एक्सेप्शन फिल्टर्स. एक्सेप्शन फिल्टर्स के अलावा सो वी हैव द रिस्पॉन्स फिल्टर. तो ऑथराइजेशन फिल्टर्स अवेलेबल है, एक्शन फिल्टर्स है, उसके अलावा एक्सेप्शन फिल्टर्स है और रिस्पॉन्स फिल्टर. सो दीज आर द कैटेगरीज इन वी कैन से फिल्टर. तो ये फिल्टर की कैटेगरी. So types of filters: so authorization filter, action filter, and execution filter, and response filter. Now authorization filters. So authorization filter कब execute होंगे? Authorization filters are executed first. ये सबसे पहले execute हो जाएंगे. सबसे पहले. And before executing any of the filter and action, इसका काम क्या है? So used to authenticate the user. यूजर को ऑथेंटिकेट करना या ऑथराइज करना, ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज करना यूजर को, तो ये किसके काम है? तो ऑथराइज फिल्टर का. तो ऑथराइजेशन फिल्टर का काम है यूजर को ऑथेंटिकेट करना है, ऑथराइज. तो यूजर को ऑथेंटिकेट करना या ऑथराइज करना है किसका काम है? तो ऑथराइजेशन फिल्टर का काम. So authorization filters are executed first before executing of any of the filter or action used to authenticate or authorize the user. तो जिससे हम यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकता है या फिर यूजर को क्या कर सकता है? ऑथराइज कर सकता है. सो वी कैन ऑथराइज द यूजर और वी कैन ऑथेंटिकेट द यूजर. ऑथेंटिकेशन मतलब चेक करना यूजर के पास वैलिड क्रेडेंशियल है क्या. क्रेडेंशियल मतलब यूजर आईडी पासवर्ड, शॉर्ट में बोल सकते हैं. और ऑथराइजेशन मतलब सो यूजर के पास परमिशन है क्या उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, या कोई भी एक्शन या कंट्रोलर है उसको एक्सेस करने का जो परमिशन जो है यूजर के पास है क्या. तो ये चेक करता है ऑथराइजेशन फिल्टर. ना ऑथराइजेशन फिल्टर में दो बिल्ट इन फिल्टर्स है, एक तो ऑथराइज एंड उसके बाद है अलाउ एनॉनिमस. तो पहला फिल्टर ऑथराइज और दूसरा फिल्टर है अलाउ एनॉनिमस. So authorization filters are executed first before executing of any of the filter or action used to authenticate or authorize the user. So authorized filter will have the two attributes, authorize and allow anonymous. तो इसमें दो attributes है, एक authorize, दूसरा है allow anonymous. Now इन दो attributes को हम यूज कर सकते हैं इसमें. So authorization filter के अंदर, so authorization filter के अंदर हम इन दो attributes को क्या कर सकते हैं. So authorization filter. Authorization filter के अलावा so next type of filter that we have is action filter. So action filters are executed so before execution of action or after execution of action. तो एक्शन फिल्टर दूसरी कैटेगरी है. तो एक्शन फिल्टर्स क्या होता है? टू हेल्प टू एग्जीक्यूट सम कोड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन. तो बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन अगर आप कुछ काम करना है, कुछ टास्क करना है, कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सो उसके लिए हम यूज करेंगे एक्शन फिल्टर. सो एक्शन फिल्टर्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट सम टास्क before execution of action or after execution of action. तो एक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले या बाद में कुछ काम करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? एक्शन फिल्टर. ओके, so before execution of action or after execution of the action. तो इसमें हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? तो जो हम देखने वाले हैं, हमने लास्ट टाइम इसको डिलीट किया था, NT402. सो वैलिडेट NT402 टोकन नाम का एक बिल्ट इन एट्रीब्यूट है जिसको हम यूज कर रहे हैं एक्शन फिल्टर बोल के. तो एक्शन फिल्टर बोल के यूज कर सकते हैं. तो वैलिडेट NT402 टोकन इज द एग्जांपल ऑफ बिल्ट इन एक्शन फिल्टर. तो बिल्ट इन एक्शन फिल्टर का एग्जांपल है वैलिडेट NT402 टोकन. ये क्या है देखेंगे हम आगे. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फिल्टर दैट वी हैव इज द we can say exception filter or error filter. तो इसको हम बोलेंगे exception filters or error filter. तो exception filter से बोलता है. Now we call it error filter. So error filter. So are executed. कब execute हो गए? Are executed. So if there is any error or exception occurs, so during execution of action. तो action के execution में, so during execution of
एक्शन, तो एक्शन के एग्जीक्यूशन के बीच में अगर कोई एरर एक्सेप्शन आती है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एक्सेप्शन और एरर फिल्टर्स. Exception or error filters are executed if there is any error or exception. The exception filters या error filters हम किस लिए execute करेंगे, so are executed if there is any error or exception after during the execution of the action. तो action के execute होने से पहले या बाद में कुछ कोड आपको execute करना है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, exception or error filters. So exception or error filters are executed if there is any error or exception after during the execution of the action. एक्शन के एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग अगर कोई एरर या एक्सेप्शन आती है तो कौन सा फिल्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो एक्सेप्शन फिल्टर, एरर फिल्टर. तो इसमें एक एग्जांपल है हैंडल एरर जिसको हम यूज करेंगे. द हैंडल एरर इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सेप्शन फिल्टर व्हिच विल हेल्प टू हैंडल द एक्सेप्शन और द एरर फिल्टर. साइंस के अलावा लास्ट फिल्टर है आपके पास रिस्पांस फिल्टर, या कुछ लोग इसको क्या होता है, रिजल्ट फिल्टर. सो रिजल्ट फिल्टर वी कैन से रिस्पांस फिल्टर. So response filter or result filter are the types of filter those will be executed before execution of result, before execution of a result, before execution of generation of a result, after action execution is successful. Yeah. So after action execution is successful, so execution of, we can say, generation of a result. Now after execution is successful, now execute before execution generation of result and after generation of result. Now response filter या result filter तभी execute होगा जब आपका एक्शन सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर आपका एक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ मतलब कोई एरर एक्सेप्शन आई तो कौन सा फिल्टर एग्जीक्यूट होगा, एरर या फिर एक्सेप्शन फिल्टर को क्या होगा, एक्सेप्शन फिल्टर जो है एग्जीक्यूट होगा. तो एरर एक्सेप्शन फिल्टर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. नाउ सो रिस्पांस रिजल्ट फिल्टर, एक्सेप्शन और एरर फिल्टर और एक्शन फिल्टर्स. नाउ ये कैटेगरीज है, इसमें हमारे पास कौन सा एग्जांपल है, आउटपुट कैश. आउटपुट कैश इज द एग्जांपल ऑफ अ रिस्पांस फिल्टर और रिजल्ट फिल्टर. नाउ इसके अलावा सो यू कैन हैव बिल्ट इन फिल्टर. सो ढेर सारे बिल्ट इन फिल्टर्स भी हैं, उसमें से कुछ हम देखेंगे और आप चाहे तो यूजर डिफाइंड फिल्टर भी बना सकता है. तो सबसे पहला जो फिल्टर हम देखेंगे दैट इज आउटपुट कैश. बिल्ट इन फिल्टर है, तो ऐसे बोलेंगे सो देयर आर मेनी बिल्ट इन फिल्टर. There are many built-in filters, so few of them are output cache. और कौन सा हम देखेंगे यहाँ पर, आउटपुट कैश के अलावा एंटी-फोल्डेड. उसके अलावा वी हैव द हैंडल एरर और एंड में हम देखेंगे ऑथराइज इन फिनोमेना. नाउ सबसे पहला जो फिल्टर है दैट इज आउटपुट. Output cache filter, so when applied, so it can be applied. कहाँ पर अप्लाई करेंगे इसको, it can be applied on action or controller. तो कंट्रोलर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्शन पर भी अप्लाई कर सकते हैं. So when applied or when used, it will cache the output of the action for specified or specific duration. So when used, जब इसको हम यूज करेंगे, it will cache the output of the action for specified or specific duration. So output cache, so it can be applied on action or controller. तो इसको हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक्शन या कंट्रोलर के ऊपर. So when used, it will cache the output of the action for specified or specific duration. तो ये क्या करेगा, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, स्पेसिफिक वी कैन से टाइम पीरियड के लिए एक्शन के आउटपुट को क्या कर लेगा, कैश कर लेगा. एक्शन के आउटपुट को क्या कर लेगा, कैश कर लेगा. फाइन. आउटपुट कैश, आउटपुट कैश जो है आप लगा सकते हैं एक्शन के ऊपर. इसमें ढेर सारे पैरामीटर, एक पैरामीटर है ड्यूरेशन. तो ड्यूरेशन में हम क्या दे सकते हैं, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड. तो इफ इज सॉरी मिली सेकेंड नहीं,
सेकंड। सो इफ यू स्पेसिफाई सेकंड दे सकते हैं यहाँ पर, तो जितने सेकंड देंगे उतने सेकंड के लिए एक्शन के रिजल्ट को क्या करेगा, कैश करके रखेगा। तो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे बिल्ट इन फिल्टर्स को देखने के लिए। सब बिल्ट इन फिल्टर्स, तो बिल्ट इन फिल्टर सीक्स एमवीसी, so it's without HTTPS, MVCF, so we have created a new ASP.NET MVC project here. Now, so we'll go to the controllers here, so we'll add a control. A control add करेंगे MVC5 controller, so we'll put a name, test control. तो टेस्ट कंट्रोलर नाम का एक कंट्रोलर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। Now in this controller, so we'll create a simple action which will give me the call current date and time. तो एक simple action बनाएंगे जो current date and time देंगे, ठीक है। So it will give me the current date and time. So here I will say string get date time. You will say date time dot now dot to. तो गेट टाइम को जब कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, इट विल गेट यू दी करंट डेट एंड टाइम। तो नाउ है उसमें, तो करंट डेट एंड टाइम आपको देगा, गेट डेट टाइम। ना यहाँ पर बोलेंगे टेस्ट क्लास गेट डेट टाइम, so I will get this particular date and time here. जैसे आप वापस रिक्वेस्ट भेजोगे, नया डेट एंड टाइम मिलेगा आपको 26, 27, हर सेकंड में टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका जो रिजल्ट है वो बार बार जनरेट हो, मैं चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट कैश हो जाए। तो कैश हो जाए फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, तो उतने ड्यूरेशन तक को कैश हो जाए। तो इसके ऊपर हम कौन सा लगा देंगे, आउटपुट कैश ड्यूरेशन। सपोज ड्यूरेशन में हमने डाल दिया 8 सेकंड, तो 8 सेकंड के लिए इसका जो आउटपुट है वो कैश हो जाएगा, मतलब नया आउटपुट जनरेट नहीं होगा। 8 सेकंड के लिए पुराना आउटपुट ही दिखेगा, 8 सेकंड के बाद वो नया आउटपुट क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो यहाँ पर देंगे टेस्ट क्लास गेट डेट टाइम, 8 सेकंड तक हम रिफ्रेश करते रहेंगे, कोई आउटपुट नहीं आएगा, जो कैश हो चुका है आउटपुट वही आएगा, 8 सेकंड के बाद नहीं आएगा। 28, 36, 44, ठीक है। तो 8 सेकंड के बाद क्या करेगा, नया रिजल्ट जनरेट करेगा। तो 8 सेकंड के बाद क्या करेगा, नया रिजल्ट जनरेट करेगा। तो 53, तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए इस एक्शन का जो आउटपुट है उसको कैश कर देगा, कैश करके रखेगा। उस टाइम पीरियड में अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा तो जो कैश वाला रिजल्ट है उसको देगा, नया रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा इस टाइम पीरियड के बाद। सो कैशिंग किस लिए यूज होगी,
तो कैशिंग इज बेसिकली यूज्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन। तो इससे क्या हो जाएगा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपके एप्लीकेशन में सब कुछ ऐसा एक्शन है जिसका रिजल्ट चेंज ही नहीं होता है, तो उसको आप क्या करोगे, कैश कर दोगे। सब कैश कर दिया 2 घंटे, 2 घंटे के लिए कैश कर दिया, तो 2 घंटे तक आपका एप्लीकेशन बिजी नहीं रहेगा। जो रिजल्ट है, रिक्वेस्ट आई दे दिया, 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 तो क्या होगा, यूजर को फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। और जहां पर आपका रिजल्ट कंटिन्यूसली चेंज होता है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कैश को यूज नहीं करेंगे। नहीं तो क्या करेगा, पुराना वाला रिजल्ट देगा। जैसे शेयर मार्केट का एप्लीकेशन है, तो क्या होगा, हर सेकंड चेंजेस होते हैं उसमें। तो हर सेकंड चेंजेस होते हैं, तो कैश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फाइन। तो अभी प्राइस है किसी शेयर की 100 और आपने 10 सेकंड तक कैश कर लिया, तो 10 सेकंड तक 100 ही दिखेगी सारे। बाद में पता चला उसको 200 हो गई या फिर 150 हो गई, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो कैशिंग हम वहां पर यूज कर सकते हैं ना। दूसरा जो एट्रीब्यूट है हमारे पास, वो क्या है, वैलिड एंटी फोर्जरी। तो वैलिड एंटी फोर्जरी टोकन एट्रीब्यूट है। तो वैलिड एंटी फोर्जरी टोकन को समझने के लिए एंटी फोर्जरी टोकन को समझता है। एंटी फोर्जरी को देखते हैं। एंटी फोर्जरी या फिर इसको क्या होता है, CSR, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट टोकन। तो ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी जो है, CSRF को पहले समझेंगे। तो CSRF इज कॉल्ड क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, इज वी कैन से इज हैकिंग टेक्निक, हम बोल सकते हैं एक टेक्निक है। तो बाय विच एनी डमी यूजर और इनवैलिड यूजर can send data to your control action। इसको हम आगे देखेंगे एक और में डिटेल में, तभी तो इसको शॉर्ट में समझ रहे। CSRF, सो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, इज एन हैकिंग टेक्निक, और एक टेक्निक है विच बाय विच एनी डमी यूजर, इनवैलिड यूजर कैन सेंड डेटा टू योर कंट्रोल एक्शन। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है जिससे कोई भी यूजर कहीं से भी, किसी भी पेज से, किसी भी कंप्यूटर से, कहीं से भी आपके एक्शन के अंदर क्या कर सकता है, डेटाबेस से। हाँ, तो आपके एक्शन के अंदर क्या कर सकता है, डेटा सेंड कर सकता है, और आपका एक्शन उस डेटा को एक्सेप्ट भी करेगा और उसको क्या करेगा, आगे प्रोसेस करेगा। तो आपका जो एक्शन उस डेटा को एक्सेप्ट भी करेगा और उसको आगे क्या करेगा, प्रोसेस भी करेगा। CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट बोलते हैं। ये एक्शन टेक्निक है जिससे डमी यूजर और इनवैलिड यूजर कैन सेंड द डेटा टू योर कंट्रोल एक्शन। तो इससे डमी यूजर या इनवैलिड यूजर जो आपके कंट्रोल एक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, डेटा भेज सकते हैं, और आपका एक्शन उस डेटा को एक्सेप्ट करके, प्रोसेस करके आगे काम करेगा। CSRF जिसको, ठीक है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। तो पहले इसको देख लेते हैं कि है क्या, उसके बाद हम इसको अवॉइड करेंगे यूजिंग एंटी फोर्जरी टोकन। तो एक मॉडल क्रिएट करेंगे, सो एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं यहाँ पर। उस मॉडल को नाम देंगे हम सपोज प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट नाम का मॉडल बना दिया। प्रोडक्ट मॉडल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज बना देंगे, फील्ड 64, तो प्रोडक्ट आईडी। और एक मॉडल बना दिया यहाँ पर सर प्रोडक्ट नेम। फिर यहाँ पर और एक मॉडल बना दिया समथिंग कॉल्ड MSG नेम। और यहाँ पर और एक मॉडल बना दिया डेसिमल प्राइस। तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चर नेम एंड प्राइस। तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चर नेम एंड द प्राइस। Now suppose we create one more controller, एक और कंट्रोलर बनाता है। उस कंट्रोलर को नाम देते हैं सपोज सैम्पल, सिम्प्लीफाई कंट्रोलर एंड पुट नेम सैम्पल। तो सैम्पल नाम का एक कंट्रोलर बना रहा। ना इस कंट्रोलर में सपोज एक एक्शन बना तक क्रिएट वाले, सो पब्लिक विल से एक्शन रिजल्ट क्रिएट, जिससे हम क्या करेंगे, विल शो वन एम्प्टी फॉर्म। तो एक एम्प्टी फॉर्म यहाँ पर हम शो करेंगे। ना विल से क्रिएट हियर
and we'll right click here, we'll say add a view. I will say MVC5 view and we'll say create here. Now I'll make a strongly type here some model product. तो पूरा full name देना पड़ेगा यहाँ पर. So built-in filters dot marks dot क्या होंगे product here and here will say h2 new product here. और न्यू प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या होगा, तो वी क्रिएट द हेल्पर, सो हेल्पर यूज करेंगे. क्या होगा यहाँ पर यूजिंग HTML डॉट बिगिनिंग फॉर्म, एक फॉर्म बना देंगे इसके लिए यूजर के लिए. तो लेवल लेवल में बोल देंगे या लेवल फॉर हेल्पर यूज कर लेंगे प्रोडक्ट नेम के लिए. और इनपुट के लिए भी यहाँ पर एक हेल्पर यूज करेंगे एडिटर का, सो p implies p डॉट प्रोडक्ट नेम. तो प्रोडक्ट नेम MFG name price, the price here ठीक है. ना ये फॉर्म सबमिट होगा तो इसका डेटा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर सबसे प्रोडक्ट रेक. और यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट गोइंग बैक टू द व्यू. यहाँ क्या कोड लिखता है दैट यू ऑलरेडी नो. ठीक है, तो इसको हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया. ना रन दिस, तो इसको रन कर रहे हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर हमने बोल दिया सैंपल स्लैश क्रिएट, प्रोडक्ट नेम बोल दिया माउस, इंडेक्स प्राइस 450 एंड दिल से सेव. So manufacturing index price 450, product name mouse. The product name mouse, manufacturing index price 450. ये तो ठीक है, आपके प्रोजेक्ट से एक फॉर्म बना, उस फॉर्म से डेटा सबमिट किया, एक्सेप्ट हो गया. Now suppose we create a dummy page. So CSR, cross site request करेंगे. तो एक डमी पेज बनाया HTML है जो आपके वेबसाइट का पार्ट भी नहीं है. तो टाइटल विल से डमी, जो आपके वेबसाइट का पार्ट भी नहीं है. और यहाँ पर हमने दिया न्यू प्रोडक्ट और यहाँ पर हमने दिया प्रोडक्ट नेम. एक फॉर्म बना दिया HTML फॉर्म. इस फॉर्म में बोल दिया प्रोडक्ट नेम. प्रोडक्ट नेम के लिए यहाँ पर हमने दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड नेम इक्वल टू प्रोडक्ट नेम. यहाँ पर हमने दिया MFG नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नेम के अलावा प्राइस, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू प्राइस. ठीक है,
और यहाँ पर हमने बोल दिया इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ये आपका फॉर्म है क्या? नहीं। ये आपकी वेबसाइट का पार्ट है? नहीं। ये कैसे हमने एचटीएमएल पेज बना दिया। और इसमें जो फॉर्म है उसमें एक्शन में डाल दिया हमने पोस्ट, और मेथड में डाल दिया यहाँ पर। तो मेथड में यूआरएल कॉपी किया, आपकी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर दिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, आपकी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो फॉर्म एक्शन पोस्ट मेथड दिस। ठीक है ना, उसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, तो कहीं पर भी सेव कर दिया तो डी ड्राइव पर सेव कर दिया। तो यहाँ पर बोलेंगे सर डमी डॉट एचटीएमएल ऑल फाइल्स। तो डी ड्राइव पर सेव किया। ये आपकी वेबसाइट का पार्ट है? नहीं। एक ऐसे डमी पेज हमने बना जिसका और आपकी वेबसाइट का कोई लेना देना नहीं। ना इस पेज को मैंने वेब ब्राउजर में ओपन किया यहाँ पर। सो इफ आई ओपन दिस पेज इन वेब ब्राउजर, यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट नेम में डाल दिया सर कीबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग न्यू लॉजिटेक, प्राइस सपोज 450 एंड दिस इज सबमिट। तो ओ सॉरी, तो मेथड में मैंने गड़बड़ कर दी है कुछ शायद, तब रिवर्स कर दिया। एक्शन में यूआरएल होना चाहिए और मेथड में क्या होना चाहिए, पोस्ट। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। ये आपकी वेबसाइट का पार्ट है? नहीं है। तो एक डमी पेज ऐसे ही हमने बना, लेकिन जैसे सबमिट करोगे तो यहाँ से डेटा आपके एक्शन में चला जाएगा। आपकी एक्शन इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेगी, बाइंडिंग भी कर लेगी, आगे जो काम है वो भी सेव करेगी। मतलब कोई भी बंदा उठेगा, फॉर्म बनाएगा, डेटा भेज देगा आपके एक्शन कहीं से, किसी भी यूआरएल से, किसी भी पेज से। तो इसको बेसिकली क्या होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जर। ये तो नहीं होना चाहिए, बराबर। इसको बेसिकली क्या होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जर। ये तो होना नहीं चाहिए। So if you want to stop the CSRF attack, so if you want to stop, so if you want to avoid CSRF, तो CSRF प्रोवाइड करना है तो we use so anti forgery token mechanism, so anti forgery token, so anti forgery token को use करता है। Fine. So using the anti forgery token, using anti forgery token in A MVC is two-step process। ये दो स्टेप का प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में जनरेट टोकन को जनरेट करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करता है, वैलिडेट टोकन को वैलिडेट करता है। तो जनरेट टोकन, वैलिडेट anti-Fourier token is a two-step process where we can generate the token or validate it। तो टोकन को यहाँ पर हम जनरेट करेंगे और टोकन को क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो जनरेट टोकन एंड वैलिडेट, टोकन को यहाँ पर जनरेट करेंगे और टोकन को यहाँ पर क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो टोकन को यहाँ जनरेट करेंगे और टोकन को यहाँ पर क्या करेंगे, वैलिडेट। तो जनरेट टोकन एंड वैलिडेट टोकन। नाउ टोकन जनरेट करने के लिए सो वी यूज द हेल्प ऑफ एचटीएमएल डॉट एंटी फोर्जरी टोकन। ये हेल्पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जब आप टेम्पलेट यूज करते हैं। टेम्पलेट में आपने देखा होगा ये टोकन क्या करता है, इट विल जनरेट टू रैंडम टोकन्स। So it will generate a random token and will be given to client. So client को देता, so it generate two random token, it will give to client and client will store. So client मतलब आपका कौन होगा, ब्राउजर। So client will store it in a cookie and hidden. So cookie and the hidden bit. Validate token. So validate anti-forgery token. So for this we use the attribute. For this we use action filter. So कौन सा action filter use करेंगे, तो validate anti-forgery token।
validity for your token action filter यूज करेंगे. So for this we use the action filter. So validity for your token जो action filter है उसको हम क्या करेंगे. So for this we use the action filter. So validity forgery. So validity for your token जो है उसको हम क्या करेंगे. validity for your token क्या करता है. So it will check. So कहाँ यूज करेंगे इसको. On action. So action के ऊपर. So where you want to validate the token. जहाँ पर आपको टोकन को वैलिडेट करना. तो ये क्या करता है. टोकन को वैलिडेट करता है. It will validate the token. टोकन को वैलिडेट करेगा. So it will verify the token. So टोकन को क्या करेगा. वेरीफाई करेगा. It will validate the token or verify the token. So it will validate the token or verify the token. टोकन को वैलिडेट करेगा और टोकन को क्या करेगा. वेरीफाई करेगा. ठीक है. It will validate the token and verify the token. टोकन को वैलिडेट करेगा और टोकन को क्या करेगा. वेरीफाई करेगा. It will validate the token or verify the token. टोकन को वैलिडेट भी करेगा और टोकन को क्या करेगा. वेरीफाई. ठीक है. तो टोकन को क्या करेगा. वेरीफाई भी करेगा. तो लेट्स ट्राई दिस. तो जो आपका यूआई है उसमें हम टोकन को जनरेट करेंगे. तो यूआई है आपका एक फॉर्म. तो फॉर्म के अंदर टोकन को जनरेट करेंगे. कैसे जनरेट करेंगे. तो यहाँ पर हम हेल्पर यूज करेंगे HTML.anti4u टोकन ना. हेल्पर यूज करेंगे तो यहाँ पर टोकन क्या हो जाएगा. जनरेट हो जाएगा. और इस टोकन को यहाँ पर हम क्या करेंगे. वैलिडेट करेंगे. यहाँ पर तो कौन सा एट्रीब्यूट से वैलिडेट करेंगे. वैलिडेट एंटी फोर्जरी एक्शन फिल्टर है जिसको हमने अप्लाई किया. तो इसको रन करेंगे यहाँ पर. फिर रन करने के बाद पहले हम रिक्वेस्ट भेजेंगे क्रिएट में. तो यहाँ पर बोलेंगे sample/create. तो यहाँ पर आप देखोगे व्यू पेज सोर्स में जाओगे तो एक टोकन जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिक. हाँ गया भाई. देखो यहाँ पर इनपुट नेम रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन टोकन टाइप हिडन वैल्यू. तो दो जगह से होता है. एक तो फॉर्म के अंदर हिडन फील्ड में तो वैल्यू ये देखो ये टोकन ऐसे जनरेट होता है. इसको गेस करना नियरली इम्पॉसिबल है. और ये इसी तरह का टोकन कहाँ पर होता है. कुकीज के अंदर. तो कुकी कहाँ देखेंगे. सो ब्राउजर में इंस्पेक्ट करेंगे. यहाँ पर जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर और एप्लीकेशन में जाके यहाँ पर हम कुकीज में जाएंगे और कुकीज को एक्सपांड करेंगे. तो यहाँ पर आपको एक कुकी दिखेगी वेरिफिकेशन टोकन की और इसमें भी टोकन रहेगा. तो दो टोकन रहेंगे. एक आपका रहेगा हिडन फील्ड के अंदर और एक रहेगा कुकी के अंदर. तो जब ये फॉर्म सबमिट होगा. ये फॉर्म जब सबमिट होगा अभी उस एक्शन के अंदर तो वहां पर हमने क्या लगा रखा है. तो वहां पर हमने validate24u टोकन एट्रीब्यूट लगा रखा है. और validate24u टोकन एट्रीब्यूट क्या करेगा. तो इसको वैलिडेट करेगा. तो इसको जैसे हम यहाँ पर बुक करेंगे तो ये क्या करेगा. वैलिडेट करेगा. तो इंडेक्स 450 एंड द प्रोडक्ट नेम मॉक्सी. So index 450 and the product name Moxie. So index 450 and the Moxie. तो यहाँ पर उसको वैलिडेट करेगा और व्यू के अंदर क्या करेगा. वापस करेगा. ठीक है ना. अब इसके बाद अगर आप डमी पेज से रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करो तो डमी पेज हमने ओपन किया यहाँ पर और यहाँ पर हमने बोल दिया सपोज वेब कैम एंड विल से सोनी एंड विल से प्राइस सपोज. फिर सबमिट. तो जैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे टोटल एप्शन आपकी रिक्वेस्ट अभी एक्सेप्ट नहीं होगी. वो रिजेक्ट हो जाएगी. वो क्या होता है कि रिक्वायर्ड एंटी-फोल्डिंग टोकन आपके पास नहीं. और इसके डमी पेज में होगा वो नहीं होगा क्योंकि वो हर बार क्या होगा रैंडमली नया जनरेट होगा. तो रैंडमली नया जनरेट होगा और उसी व्यू में जनरेट होगा. जो व्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है आपके एप्लीकेशन के अंदर. तो यहाँ से. तो ये तो आपके एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है डमी पेज. तो यहाँ तो टोकन नहीं रहेगा. तो जब ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका जो एक्शन है वो क्या बोलेगा कि भाई गिव मी द टोकन वैलिड टोकन. तो मुझे दो टोकन जो आपको दिए थे मुझे वापस चाहिए. तो ये दे नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास कोई टोकन है नहीं. तो टोकन नहीं है तो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी. आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं.
So this is the use of anti-forgery token. So anti-forgery token and output कैश होता है. तो आज इसको एक छोड़ रहा है, तो इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखो. कल हम हैंडल एरर एंड ऑथराइज अलाउ एनोनिमस इन दो एट्रीब्यूट्स हम देख लेंगे. उसके बाद परसों हम कस्टम एक्शन फिल्टर भी बना के देखेंगे. ठीक है, ओके. चल, तो इसमें कोई डाउट या क्वेरी है तो पूछ लो फटाफट.